क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कितनों के सपने तोड़े हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक्स, एजुकेशनल स्कैम्स, मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच से जुड़ा हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। और फिर स्टूडेंट सुसाइड। यूपीएससी की तैयारी करने वाली महाराष्ट्र की एक छात्रा ने बीती 21 जुलाई को खुदकुशी कर ली थी। और ये वो रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया का यूथ इस सर्कुलर लूप में फंसता जा रहे हैं और जो कभी खत्म ही नहीं होगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा ट्रैप यानी जाल बनता जा रहा है जो इंडिया के यूथ को एक बहुत गहरी खाई में ढकेल रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाता है, ना कि उनको वेल्थ क्रिएशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ऐसे में रट्टा मार लर्निंग और हाई कंपटीशन की वजह से स्टूडेंट्स असली स्किल्स को डेवलप ही नहीं कर पाते, जिसके चलते स्टूडेंट्स अपनी यूनिक टैलेंट का गला घोटकर रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। आखिर क्या यही है सक्सेस का रास्ता? क्या एजुकेशन के इस ट्रैप से बाहर निकला जा सकता है? क्या हम भी वेल्थ क्रिएशन और इनोवेशन के जरिए खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो आंसर है यस। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस ट्रैप के रीजंस को। और जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं ना, जो वो छुपा छुपा के एग्जाम में लिखते हैं, आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं ना तो ज़्यादातर क्रम्बल करते हैं। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज़ सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे। Did you get straight A's in school? If so, good for you, congratulations. But in the real world, you'll never get straight A's again. And a 20th century school conditioned you on how to learn in a passive way. कैनेडियन राइटर मार्गरेट एटवुड का एक बड़ा ही फेमस कोट है जिसमें वो यह कहती है कि देयर इज़ नो फूल लाइक एन एजुकेटेड फूल, यानी एक पढ़े लिखे बेवकूफ़ से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता। और आज के टाइम पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसे एजुकेटेड फूल्स की फैक्ट्री बन चुका है। आप मैथमेटिक्स पढ़ रही हैं? A+B का होल स्क्वायर जानती हैं? नहीं पता है। नहीं पता है। एंशिएंट टाइम पर हमारे देश में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था जहां गुरु अपने शिष्य को आश्रम में रहकर जीवन का ज्ञान दिया करते थे। इस गुरुकुल सिस्टम की वजह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुआ करती थी। स्टूडेंट के कैरेक्टर डेवलपमेंट और कल्चरल वैल्यूज डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता था। लेकिन इस सिस्टम में एवोल्यूशन या कहें कि स्ट्रक्चरल करिकुलम और स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट के मेथड्स नहीं थे, जिसकी वजह से गुरुकुल सिस्टम इंडिया से धीरे धीरे गायब ही हो गया। और फिर इंडिया में आए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत से बड़े चेंजेस हुए जो कि ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए ही थे। तो लॉर्ड मैकॉले यहाँ आए और उन्होंने भारत की एजुकेशन पद्धति बदली और भारत की सोच बदली। और क्या सोच डाल दी कि, and I quote him, a single shelf in a village library in England is worth more than the entire Vedic knowledge of India. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेकर आया जो सिर्फ एक लॉयल सर्वेंट बनाता था जो केवल ब्रिटिशर्स के इशारों पर काम करे। इसके लिए उन्होंने करिकुलम और सिलेबस में क्रिटिकल थिंकिंग की जगह ही नहीं छोड़ी। और उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैक्ट्रीज में वर्कर्स की बहुत ज़रूरत थी और इसी ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से पढ़े लिखे लोग फैक्ट्रीज में वर्कर्स का काम करने लगे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन लीडर्स ने इस ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम को आगे बढ़ाया, लेकिन इस एग्ज़ाम सेंट्रिक लर्निंग और रोट मेमोराइजेशन की वजह से स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग में एक लगाम सी लग गई। और आज भी आपने देखा होगा कि स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स का फोकस सिलेबस ख़त्म करने पर ज़्यादा होता है। आज भी पेरेंट्स अपने बच्चों के केवल मार्क्स देखकर ही खुश हो जाते हैं, फिर भले ही उस बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और वर्ल्ड में और भी क्या स्किल्स हैं उसके बारे में पता ही ना हो। स्कूल और कॉलेजेस में आज भी एग्ज़ाम सेंट्रिक पढ़ाई और एग्ज़ाम पर फोकस करते हुए पढ़ाया जाता है। नो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, नो क्रिटिकल थिंकिंग, नो क्रिएटिविटी। और अगर गलती से कोई बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन पूछ भी ले तो टीचर्स सिंपली उसे इग्नोर कर देते हैं। आज भी इंडिया के कई स्कूल्स और कॉलेजेस में वही पुराना आउटडेटेड सिलेबस रटाया जा रहा है। कई केसेस में तो ये आउटडेटेड सिलेबस लेटेस्ट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री स्किल से कोसों दूर है। क्या आपके स्कूल में आपको मनी अर्निंग के बारे में सिखाते हैं? क्या आपके स्कूल में आपको इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज दिया गया है? क्या आपके स्कूल में पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्स स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स जैसी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं? सो आंसर है नहीं। आज भी इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस में पर्सनल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स जैसी क्लास को एक मैथ्स का बोरिंग टीचर अपना सिलेबस ख़त्म करने के लिए यूज़ करता है। अब ऐसे बच्चे जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को बचपन में ही ख़त्म किया गया हो और
इस बदलती दुनिया के हिसाब से उनको स्किल्स ना सिखाए गए हों, ऐसे बच्चे जब अपना स्कूल और कॉलेज ख़त्म करने के बाद इस असली दुनिया में जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं तो मिलने वाले रिजेक्शन और फेलियर की वजह से वो क्रिटिसाइज़ करते हैं खुद को, अपने स्कूल को, कॉलेज को और इस एजुकेशन सिस्टम को। लेकिन देयर इज़ ऑलवेज एन एक्सेप्शन। जो बच्चे बचपन से पढ़ाकू होते हैं वो किसी जॉब एग्ज़ाम को क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब या किसी प्राइवेट वर्कफोर्स का हिस्सा बन जाते हैं और उनकी ज़िंदगी की डोर भी उनके एम्प्लॉयर के हाथ में होती है। इन्हें भी जॉब जाने का डर, EMI, सैलरी, एक्सपेंसेस का टेंशन रहता है जो अल्टीमेटली इनकी रिटायरमेंट तक चलता है और इसी में लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन हमें एक्सेप्ट तो करना ही होगा क्योंकि यही रियलिटी है। अगर स्टूडेंट्स को रट्टा मार पढ़ाई की जगह एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाएगी तो वो अपनी लाइफ में कुछ अलग कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 5% ऑफ द पॉपुलेशन इन जॉब मार्केट इज स्किलफुल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक 6 करोड़ 90 लाख न्यू जॉब मार्केट में आएंगी और अगर इन स्टूडेंट्स के पास इस जॉब के लिए स्किल्स ही नहीं होंगी तो इसको ग्रैब ही नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक हमें घिसे पिटे वही चैप्टर्स पढ़ा रहा है जिसके आने वाले टाइम में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन इसमें गलती स्कूल और कॉलेजेस की नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसा एजुकेशन सिस्टम और वर्कफोर्स ही नहीं है जो हमारे स्टूडेंट्स को स्किल सिखा सकें और हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसे टीचर्स की कमी है जो खुद को टाइम के साथ ग्रो होने में और हमारे स्टूडेंट्स को ग्रो होने में मदद कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ऐसे टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है जो इस स्किल्स पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को भी इस पर काफ़ी फोकस करना होगा जहां पे उनको प्रोवाइड करना होगा नए स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। और आज भी इंडिया में काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेज हैं जिनकी हालत देखने ही लायक नहीं है। ये है क्लासरूम, इससे अच्छा जर्जर सड़क होती है हमारे झारखंड की, आप देख लीजिए। अब अमेरिका और यूके की बात की जाए तो वहाँ के सिलेबस को डिसाइड करने का पूरा अधिकार वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के पास होता है और वहीं इंडिया में सिलेबस बनाने का काम UGC और AICTE करते हैं। वो ज़्यादातर क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, जिसके चलते इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ वोकेशनल और स्किल बेस्ड आइडियाज़ को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाती। वोकेशनल कोर्सेज के जरिए स्टूडेंट्स को बिजनेस या उस फर्म की डायरेक्ट प्रैक्टिकल जानकारी दी जाती है जिससे फ्यूचर में वो स्टूडेंट स्किल के जरिए पैसे कमा पाए। साल 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया का इनिशिएटिव तो लॉन्च कर दिया था, लेकिन इसमें कितना सक्सेस रेट है गवर्नमेंट का, ये आज भी एक चर्चा का मुद्दा है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया अपने यूथ को अपस्किल करता है तो उसको 2030 तक $570 बिलियन का बूस्ट मिल सकता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक की रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2030 तक इंडिया में 23 लाख जॉब जनरेट करने का पोटेंशियल है। 2019 नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 80% इंजीनियर्स के पास वो स्किल ही नहीं है जो बड़ी कंपनीज को चाहिए है और इसीलिए ऐसे में स्कूल और कॉलेजेस से स्टूडेंट्स की अपस्किलिंग काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। इंडिया में एग्ज़ाम्स की टेंशन जितनी स्टूडेंट्स को नहीं होती उससे ज़्यादा टेंशन उनके पेरेंट्स को यानी माँ बाप को होती है। इसी चक्कर में स्टूडेंट्स पर यह प्रेशर बना होता है कि उन्हें बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आने हैं जिससे उन्हें इंडिया के एक अच्छे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सके। हाल ही में जोहो के फाउंडर एंड CEO श्रीधर वेम्बू ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है कि इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इंटेंस प्रेशर किसी रेट रेस टू एक्सटेंशन जैसा है। So why I'm saying it is, it's not that the job is whatever that we do for humans serve each other. That's how I see a job. The fact that all of manufacturing is automated, all of this is automated, we'll find something else to do. In fact, it could even be कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इस प्रेशर के पीछे कई रीजंस छुपे होते हैं, जैसे कि हाई वॉल्यूम ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वन एग्जाम। हर साल 15 से 20 लाख लोग नीट मेडिकल एग्जाम और JEE इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, जबकि इन कॉलेजेस में सीट्स बहुत ही लिमिटेड ही होती हैं। नीट एग्जाम के थ्रू MBBS का सपना देखने वालों के लिए इंडिया के पूरे 706 मेडिकल कॉलेजेस में 1,08,915 सीट्स होती हैं। इसमें से लगभग 55,000 सीट्स ही गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती हैं और JEE का तो इससे भी बुरा हाल है।
इंडिया के 114 कॉलेजेस में JEE की सिर्फ 57,152 सीट्स ही होती हैं। ऐसे में एक सीट के लिए एक स्टूडेंट को हज़ारों अदर कैंडिडेट से कम्पीट करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर किसी अदर रिक्रूटमेंट की भी बात की जाए तो UPSC से लेकर रेलवे तक अलग ही लेवल का हाई कंपटीशन होता है। लास्ट टाइम रेलवेज की 1,03,000 वैकेंसीज के लिए पूरे इंडिया से 1,25 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इस हाई लेवल कंपटीशन के बाद फिर आता है डाइवर्स सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम। JEE और NEET एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स को 11th और 12th की साइंस पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि JEE और NEET में जो सिलेबस आता है वो 11th और 12th क्लासेस में से ही आता है। ऐसे में स्टूडेंट्स को एक साल में 2 साल की पढ़ाई याद करनी पड़ती है। हालांकि इन एग्ज़ाम्स में भी अटेम्प्ट्स होते हैं, लेकिन उससे स्टूडेंट्स का और भी ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है और मेंटल हेल्थ भी। स्टूडेंट्स को टेंशन रहती है कि अगर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और उन्हें प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना पड़ा तो उन्हें साल के लाखों रुपए देने पड़ेंगे, जो एक मिडिल क्लास के पास तो नहीं होते। इसी वजह से गवर्नमेंट कॉलेजेस की हमेशा होड़ मची रहती है। ऊपर से स्टूडेंट्स और साथ में पेरेंट्स पर भी सोसाइटी का प्रेशर रहता है। आज भी हमारी सोसाइटी में अगर किसी के बच्चे ने मेडिकल या इंजीनियरिंग किसी गवर्नमेंट कॉलेज से की है, लाइक एम्स और IIT, तो वो हमेशा उसके लिए एक प्राइड मूवमेंट होता है। समाज उस बच्चे को एक अलग नज़र से देखता है और इन सब सर्कमस्टेंसेस की वजह से स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी सफ़र करना पड़ता है और इसी वजह से वो बच्चे इस टेंशन को और इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और सुसाइड जैसा खतरनाक कदम उठाते हैं। गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साल 2019 से साल 2021 के बीच करीब 35,590 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था और ये 3 सालों में सबसे ज़्यादा सुसाइड के केसेस महाराष्ट्र में से सामने आए थे। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अकेले 2022 में करीब 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, जिसमें से ज़्यादातर यानी 23.9% स्टूडेंट्स तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज पर थे, जो कि होते हैं लाइक 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर 2023 में सिर्फ कोटा से 26 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था और मोस्ट ऑफ द सुसाइड नोट्स में एक ही रीज़न कॉमन था कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाया। इस वजह से साल 2023 सबसे ज़्यादा कोटा स्टूडेंट सुसाइड वाला साल रहा, यानी IITians और इंजीनियर्स की फैक्ट्री माना जाने वाला कोटा अब स्टूडेंट सुसाइड हब बन चुका है। इससे हमें ये पता चलता है कि पीयर प्रेशर और एग्ज़ाम स्ट्रेस जैसी चीज़ स्टूडेंट्स को कहीं का नहीं छोड़ती। इंडिया में लास्ट 7 ईयर्स में 70+ पेपर लीक हो चुके हैं। अभी हमने रिसेंट में ही देखा कि नीट एग्जाम में काफ़ी बड़ा स्कैम सामने आया है, जहां पे CBI की रिपोर्ट बताती है कि मास्टरमाइंड ने 150 बच्चों को पेपर प्रोवाइड कराया था, जिसके बदले उन्होंने 35 से 60 लाख रुपए तक उनसे चार्ज किए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि 67 स्टूडेंट को 720 में से 720 मार्क्स मिले, जो नीट एवल्यूशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनको 719 और 720 मार्क्स आए थे, उनका सेंटर भी सेम ही था। और यही नहीं, NTA के अकॉर्डिंग 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने CBI को ये भी बताया कि टेलीग्राम पर नीट के पेपर 30,000 से 50,000 के बीच बिक रहे थे। और CBI की इन्वेस्टिगेशन में मास्टरमाइंड को अरेस्ट भी कर लिया गया है। The CBI on Thursday arrested 2 persons in connection with the alleged irregularities in the NEET UG exam days after registering a criminal case. और ये दिखाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना करप्ट और खोखला है। और ये पेपर लीक सिर्फ मेडिकल एग्जाम्स में भी नहीं होते, ये सारे पेपर लीक SSC और HSC के एग्जाम्स में भी हुए हैं। और स्टेट्स वाइज देखा जाए तो बिहार में 7 साल में 6 बार 10th के पेपर लीक हुए हैं, और वेस्ट बंगाल में 10 बार, और तमिलनाडु जैसे स्टेट में भी 10 से 15 बार पेपर लीक के स्कैम सामने आ चुके हैं। और इन्हीं सब सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2024 में एंटी पेपर लीक लॉ लेकर आया है, जिसमें गवर्नमेंट पेपर लीक करने वाले को 10 साल की जेल और 1 करोड़ का फाइन इम्पोज करेगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। और 2008 से 2017 तक चला सबसे बड़ा व्यापम घोटाला, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए देकर फर्जी कैंडिडेट्स ने अपने मेडिकल के एग्जाम को पास किया और रिक्रूटमेंट भी हासिल की। और इस स्कैम को एक्सपोज करने वाले जर्नलिस्ट की मिस्टीरियस डेथ हो गई। इनके साथ साथ ऐसे 40 स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी भी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो चुकी है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कैम की वजह से हमारे स्टूडेंट्स का इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है, और एग्जाम में हुए स्कैम के कारण पेपर्स को फिर से
कैंसिल किए जाते हैं, जिसके कारण हमारे इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और उनको फिर से इसके लिए दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ट्रैप है, जिसमें लाखों स्टूडेंट सफ़र करते हैं हर साल। और ऐसे स्कैम्स की वजह से ना बच्चा घर का बचता है ना ही घाट का, क्योंकि वो घर वापस भी कैसे जाएं, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं है। और इसी वजह से हमने देखा कि लास्ट 7 ईयर्स में 1,70,00,000 स्टूडेंट्स ने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट किया है। और ऐसे में कैसे कोई स्टूडेंट रिच बन सकते, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट है, क्योंकि उसका आधा टाइम पेपर देते देते ही निकल जाता है। जैसा कि हमने देखा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिजिड सिलेबस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन स्कैम्स, पेपर लीक्स और स्टूडेंट सुसाइड जैसी चीज़ें हैं जो इंडिया के यूथ को ग्रो करने से रोकती हैं। आज भी इंडिया की टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में वही सालों पुराने प्री डिटरमाइंड करियर्स ही केवल ऑप्शन है, जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS, IPS, बैंकर, क्लर्क और पुलिस। यही करियर्स हैं जिनके बारे में वो लोग सालों से जानते हैं और यही करते आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्रिएटिव वर्क जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऐसी कई और क्रिएटिव बिजनेसेस और करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में लोगों को आज पता ही नहीं है। ये वही करियर ऑप्शंस हैं जिन्हें चुनकर आज कई लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। सरकारी नौकरी हासिल करने की चाह रखने वाले हजारों लाखों युवा हर साल छोटे छोटे कस्बों, गांव देहात से बड़े महानगरों में कम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग लेने आते हैं। इनमें से ज्यादातर का इरादा होता है UPSC का एग्जाम पास करना और IAS अफसर बनना। IAS ना सही तो कोई ना कोई सरकारी नौकरी उन्हें मिल जाए। आज भी अगर इंडिया में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है और इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन 2011 में 61% थी, जो 10 साल बाद यानी 2021 में बढ़कर 64% तक बढ़ी और साल 2036 तक ये नंबर 65% तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट मई 2024 के 7% से बढ़कर जून 2024 तक 9.2% तक बढ़ गया है। इंडिया का बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 6.3% से बढ़कर 9.3% तक पहुंच गया है और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 8.6% से बढ़कर 8.9% तक पहुंच चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा ख़राब है और कितना ज़्यादा फेल्ड है। ऐसे में यूथ कैसे वेल्थ क्रिएट कर पाएगा, कैसे अमीर हो पाएगा और कैसे इस कंपटीशन से भरी दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। तो चलिए साथ मिलकर इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो हम बात करेंगे सॉल्यूशन पर। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप कैसे हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं। जब हम मैं और पराग जब क्लास 10th में थे तो हमारी फैमिली ने हमें इंसिस्ट किया कि तुम लोगों को मैथ्स और साइंस लेना चाहिए 11th क्लास के लिए, लेकिन हमने हमारे दिल की सुनी और हमने प्लेन कॉमर्स लिया। नॉट इवन मैथ्स कॉमर्स बट हमने प्लेन कॉमर्स लिया। और जब हमने मजे मजे में प्लेन कॉमर्स ले लिया तो हमारे घर वाले बोलने लगे कि अब तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। सबकी बातों को इग्नोर करते हुए हमने प्लेन कॉमर्स ही लिया और हमने अपनी स्टडीज़ के साथ साथ 12th के बाद की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी। और जो हम प्लानिंग करते थे वो टोटली आउट ऑफ द बॉक्स थी, क्योंकि जहाँ पे हमारे फ्रेंड सर्कल में ये सारे फ्रेंड्स ये सोच रहे थे कि अब हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, उसी बीच हमने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के अपने बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने हमारा 12th भी पास आउट कर लिया था और हमारा पूरा प्लान था कि हम कॉलेज ड्रॉप करेंगे और हमारे बिजनेस आइडिया पे फुल टाइम वर्क करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने हमारे पेरेंट्स की बात मानते हुए कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में हमने एग्ज़ाम्स भी दिए, लेकिन हमने एक स्टेप ये लिया कि हमने किसी बड़े कॉलेज में या कोई बहुत ही महंगे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। हमने बहुत ही नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ पर हमारा टाइम और हमारे पेरेंट्स का पैसा दोनों हम सेव कर सकें। मैं आपको खुशी खुशी ये भी बताना चाहूँगा कि जब हमने 12th पास आउट की थी तब हमारे पास कोई भी स्किल नहीं थी, बट हमने अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए कोर्सेज में इन्वेस्ट किया। लाइक मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी एंड पीयूष ने सेल्स फनल डिज़ाइन सीखी। इसके साथ हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया था। एंड
नाउ 2024 में हमारी फनल एजेंसी है एंड वीडियो एडिटिंग की एजेंसी है और हम काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं उसके साथ, और हमारे साथ हमारी टीम में 5 मेंबर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए एग्जाम्स को ही क्रैक करना पड़ेगा, आप किसी स्किल को सीख कर भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। और कुछ इसी तरह इंडिया का यूथ जैसे कि आप और हम इंडिया के इस एजुकेशन ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं और इस मैट्रिक्स को स्किप कर सकते हैं। अब हमारा कहना ये नहीं कि सारे स्टूडेंट्स को यही करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जीनियस भी होते हैं, वो IPS IAS की तैयारी करते हैं, उनको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी अच्छा पैसा कमाना चाहते हो और इस एजुकेशन सिस्टम को स्किप करना चाहते हो, तो आप अदर स्किल्स को सीख कर भी ये चीज़ कर सकते हो, जैसे हमने किया और स्टिल कर रहे हैं। सो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप अपने दिल की सुने, ना कि जो आपके दोस्त कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस कर रहे हैं। थोड़ा सा आप ब्रेक लें और इसके बारे में अच्छे से सोच विचार करके ही आगे बढ़ें। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आपको कुछ नया सीखने मिला तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।